किरिस का गाना सुना क्या? अरे भाई, तू ये गाना सुनता रह जाएगा और सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। किसी रेपिस्ट को छोड़ देना बहुत गलत है। और एक सोनम वांगचू जैसे इंसान को झूठे केस के अंदर पकड़ के रखना, उसकी बेल भी नहीं हो रही, वो बहुत गलत है। ऐसा देश बन चुका है हमारा। भर्तियां की जगह भर्ती होनी होगी। देखा जाओ तो यह सरकार कैंड में तो बोला हमने इतनी भर्ती ले ली, लेकिन अगर कोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो 2018 से लेके आज तक 2026 तक एक भी भर्ती आपकी सक्सेसफुल नहीं है कि ये भाई ठीक हो रही है या भर्ती हर भर्ती को भर्ती से। तो क्या फायदा है फिर ऐसी भर्तियों का? उनके ऊपर सुई टंगी हुई है हर टाइम। जो बालक लाग रहे हैं उन्हें का भरोसा कौन, दे दिए पाँच पाँच नंबर, हटा दिए पाँच पाँच नंबर। क्यों? इनका बाप का राज है। जो मनमा हो वो करे। जब खट्टर का अगर सारे रोगे थे, जी इसको क्वालिफाई कर दो, जी ये 5 नंबर ना दो, जी ऐसे कर लो वैसे कर लो, के बोले आयो, बोला कोर्ट के थ्रू आना। क्यों? यो ही काम रहेगा बड़ा, कोर्ट के चक्कर काटते रहो। तो नालायक से नालायक बच्चा जो अपने आप को मानता हो कि भाई मेरे को तो मैथ में दाने दिए पास होने होगा, तो वो भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकता है। ठीक है, ये कुछ सवाल थे जो आपको। इनकम ऑफ ए इज 16 से 2 3 लेस देन इनकम ऑफ बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन इनकम ऑफ ए। ठीक है भाई, ये सवाल आप होमवर्क में करेंगे। होमवर्क, होमवर्क। और हम कल थोड़ा सा और स्पीड से चलेंगे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एच एस एस सी सी टी टॉपर्स 2025, जो चैनल का नाम है ऐसा ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे मैंने इसकी पीडीएफ डाल रखी है। राम राम भाई साਰਿਆਂ ने, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच एस एस सी सी टी टॉपर्स 2025 के ऊपर। क्या हाल है दोस्तों, सुना दो। दोस्तों आज की जो हमारी टॉपिक है जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, वो आज हम परसेंटेज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी क्लासेस शुरू होगी जो बिल्कुल फ्री रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैथ इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं मैथ ही क्यों करवाया, मैंने कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि दोस्तों मैथ जो है वो आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर आप मैथ कर लेते हो और आप हरियाणा का कोई एग्जाम देने वाले हो, तो ये समझ लेना दोस्तों कि आप हरियाणा के 50 से 60% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ करते ही नहीं है। ठीक है, तो उनसे ऊपर चले जाओगे दोस्तों। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 15 ही तो आपके ये चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर करने के बाद अगर आप 50 60% का कंपटीशन करेक्ट कर रहे हो, तो मैं नहीं मानता कि उसे करना गलत है। 15 चैप्टर को करने में कितने दिन लग जाएंगे, 1 महीना 2 महीना, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं परसेंटेज से आज हमारी पहली क्लास शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो परसेंटेज के अंदर दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो कुछ एक, जो परसेंटेज जो हम बेसिक परसेंटेज होती है हमारी वो आपको याद रखनी है। जैसे 1/4, 1/4 इसको मैं एडिट कर लेता हूँ दोस्तों, एक सेकंड। जैसे दोस्तों ये है 1/4, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4 का मतलब हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे दोस्तों। किसी भाई को बिल्कुल भी नहीं आती ना परसेंटेज, वो भी हमारी क्लास देख के और बेनिफिट हो सकता है उसको। ठीक है, तो 1/4 का क्या मतलब है दोस्तों? 1/4 का मतलब है 25%। 1/4 का मतलब 25% कैसे हो? देखो दोस्तों, जब भी हमें परसेंटेज निकाल जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है, मान लीजिए कोई कहता है 5 की परसेंटेज निकालो। ठीक है, कितने में से निकालें भाई? भाई तुम 5 की परसेंटेज 100 में से निकालो। कितने में? 5 की परसेंटेज कोई 100 में से निकालने के लिए कहता है, तो 100 को डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। जिसकी निकालनी है उसको ऊपर रखो, जिससे निकालनी है उसको नीचे रखो, और गुना में कर दो 100। ठीक है, तो यहाँ से जो परसेंटेज आएगी दोस्तों 5 की परसेंटेज वो 5 होगी, तो ये बन गया आपका 5%। ठीक है, ये होता है दोस्तों बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है 1/4 को परसेंटेज में बदलो, तो सबसे पहले तो 1/4 लिखो। 1/4 इस गुना का मतलब होता है दोस्तों का। क्या होता है? का। तो 1/4 का 100वां हिस्सा। ठीक है दोस्तों, या फिर 100 का 1/4 बोल लो इसको। जैसे 100 गुना में 1/4, इसका क्या मतलब हो गया? 100 का 1/4 हिस्सा। ठीक है, तो ये कितना होगा, इसको काटो दोस्तों। जैसे 2 दूना 4, 2 पंजे 10, जीरो, 2 एकम 2, और ये गया 25 पे। तो ये कितना आ गया दोस्तों? 25%। ऐसे है दोस्तों, समझ में आया? 1/4 इंटू परसेंटेज बोल दे तो हमें कैसे करना है, ये हमने देख लिया। इसके बाद में अब ये कहता है आगे देखो, 80 पैसा, 80 पैसा वट, वट का मतलब क्या? 80 पैसा वट परसेंट ऑफ 5, 5 का कितना परसेंट होगा 80 पैसा, ये पूछ रहा है दोस्तों। 5 रुपए का 80 पैसा कितने परसेंट होगा? तो पहले तो इस 5 को दोस्तों पैसे बनाओ ताकि ये यूनिट सेम हो जाए। तो 1 रुपए में होते हैं कितने? 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 रुपए में 500 पैसे। ठीक है,
ये समझ में आ गया? तो ये हमने लिख दिया 500, यहाँ लिख दिया 500। अब ये कहते हैं 80 पैसा, 5 का 80 पैसा, तो अभी 500 बना दिया, तो 80 डिवाइडेड बाय 500। समझ में आया कैसे? कि 80 पैसा 5 का कौन सा भाग है, उसको निकालने के लिए 80 डिवाइड बाय 500 गुणा में 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोस्तों काटने पे 0 से 0 और 16 पंजे 80, तो यहाँ से 16% आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? इसके आगे देखो दोस्तों, 400 ग्राम को 5 kg, 400 ग्राम 5 किलो का कितना परसेंट है, अगर ये बताना हो तो पहले 5 किलो को ग्राम में कन्वर्ट करो, 5 किलो को ग्राम में करो, कितना आ जाएगा 5000। 400 जिसका बताना है उसको ऊपर रख दो, 400 डिवाइडेड बाय टोटल को नीचे रखो, 5000 गुणा में 100, ये 0 से 0 कट जाएगी और यहाँ से आ जाएगा 5 अठे 40। आ गया भाई समझ में? इसके बाद देखो दोस्तों, ये देखो ये एक फॉर्मूला बना रखा है दोस्तों, क्या कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज। ठीक है, कोई भी संख्या है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल संख्या, यानी कि जैसे जैसे 400 ग्राम था। ठीक है, 400 ग्राम अभी आपका कम, 5000 से तो कम ही है। ठीक है, तो ये डिक्रीज वाली टर्म होगी, और 5000 क्या आपका ओरिजिनल। ठीक है, 5000 आपकी ओरिजिनल टर्म है, और इंटू में 100। ठीक है, इसको मैं आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद में एक फॉर्मूला और याद रखना है दोस्तों, प्राइस इंटू में कंजप्शन, ये सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं दोस्तों इस चीज़ के बारे में। प्राइस इंटू में कंजप्शन, प्राइस, प्राइस क्या होता है दोस्तों, जो हमने हमारे पास पैसे हैं। ठीक है, कंजप्शन का मतलब क्या हो गया, जो हमने क्वांटिटी यूज़ करी, जैसे कंजप्शन का मतलब हो गया 1 किलो चावल। ठीक है, मान लीजिए 1 किलो चावल हमने कंज्यूम किए, कंजप्शन का मतलब हो गया कि हमने यूज़ किया, उसका उपयोग किया। ठीक है, कंजप्शन कर लिया हमने, मान लो 1 किलो चावल का, 1 किलो चावल, प्राइस कितना है उसका, प्राइस है मान लो कितने रुपए किलो चावल है, मान लो 70 है या 100 रुपये किलो। ठीक है, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो चावल, प्राइस हो गया 100 रुपये किलो, कंजप्शन हुआ 1 किलो का, तो 100 गुना में 1, तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया, मतलब कि खर्चा, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, तो 100 गुना में 1, 100 रुपये आपका एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, ऐसा होता है दोस्तों ये। इसके बाद ये कुछ परसेंटेज हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनको आप लिख लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, और इनको डेली सुबह लिख लिख के देखना है, और इन्हें याद रखना है परमानेंट। 1/2 का मतलब हो गया 50%। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से आ गया, अब ये देखिए 1/2 का परसेंटेज निकालना है, तो का परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, इसको काटेंगे दोस्तों तो 50% आ जाएगा। आगे समझ में? तो ये कुछ परसेंटेज है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जैसे 1/3 का परसेंटेज 33/1/3 होता है, कैसे आ गया, तो 1/3 गुणा में 100 करोगे, 1/3 गुणा में 100, तो 3 है कम, और या फिर इसको ऐसे कर लो, जैसे 1/3 गुणा में 100, इसका मतलब क्या हुआ, ये है 100/3 है। अब इसको 100 को 3 से भाग करो। ठीक है, 100 को 3 से भाग करेंगे हम, तो 3 3 9, 10 में से 9 गए 1 0, 3 3 9, 10 में से 9 गए 1। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाली टर्म पहले लिख देंगे 33 सही 1 बटा, नीचे रिमाइंडर वाले को ऊपर लिखेंगे 1/3, तो ये आ गया 33 सही 1/3। समझ में आ गया दोस्तों? इसी तरह है बस ये सारा, इसी तरह सारा है। 1/4 को हम 25% बोलते हैं, 1/5 को 20% बोलते हैं, 1/6 को 16 सही 2/3 बोलेंगे, फिर 1/9 को 11/9 बोलेंगे, 1/10 को 10/10% बोलेंगे। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे भाई, याद तो रखना बहुत हो जाएगा, है ना। देखो दोस्त, एक तो ये याद रख लेना, 1/2 का तो सभी को पता है 50%। ठीक है, 1/3 आ गया ना, 3 आ गया तो समझ लेना 3 3 आएगा साढ़े, तो 33 सही 1/3, ये इससे याद रहना चाहिए, 3 दिखेगा तो 33 सही 1/3। अब ये देखो, जब आपको दिखे ये 4 वाला आपको याद हो जाएगा 25%, 5 वाला हो जाएगा 20%। ठीक है, अब ये 6 वाला दिखेगा ना दोस्तों, जैसे 1/6, तो ये 16 बन गया, 1 और 6 16 बन गया, 16 सही 2/3। ठीक है, 16 सही 2/3। इसके बाद में देखो दोस्तों, ये 9 वाला दिखेगा ना, तो कुछ नहीं करना, इस 9 1/9 को यूं का यूं लिख देना है, और ये 11 लिख देना है। जब 11 दिखे ना दोस्तों, ये देखो 1/11, तो 1/11 को ऐसे ही लिख देना और आगे 9 लिख देना। 1/10 10% होता है, 10% पूछ ले, अब ये उल्टा चल पड़ा दोस्तों। देखो अगर 10% का निकालना है, 10% का परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों 100, क्या होता है 100 बटे में। अब जैसे 10 का परसेंट लिख दिया ना इसने, ठीक है, तो इसका मतलब है 10 बटा में, ये परसेंटेज जो है बटे में चला जाएगा 100 बन जाएगा,
इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो ये बन गया आपका 1/10। ठीक है, 1/10 ये होता है दोस्तों। इसी तरह 15/, इसी तरह भी देखो 15/100 करेंगे मान लो। अब इसको काटो, किस पे जाएगा ये, 5 पे काट दो दोस्तों। 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और जीरो पे जीरो, 3/20 आ गया। ये आ गया 3/20। ठीक है, इसी तरह 30% को 3/10, 40% को 2/5, 50% को 1/2, 60% को 3/5, 70% को 7/10। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो जाएंगे ये। और भी देख लीजिए दोस्तों, कोई भी बच्चा मैथ को करते हुए बिना नोटबुक और पेन के नहीं बैठेगा। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना भाई, तो आपको पूरी पूरी रात पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। कोई भी सिलेक्शन ले लेता, कोई भी। अरे यार, एक समझने की बात है यार, कोई नौकरी ऐसे ही थोड़ी ना दे देगा आपकी शक्ल देख के, या ये देख के भाई इसने तो डिग्री करा रखी है नौकरी दे दो, बेरोजगार ना छोड़ो। भाई उसको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम में कुछ है, हम में कोई नॉलेज है। ठीक है, डिग्री तो ऐसे ऐसे लोगों के पास भी है जो मतलब कॉलेज में कभी देखा ही नहीं जिन्ना कॉलेज। ठीक है, ऐसे ऐसा दौरे भी डिग्री है, लेकिन नौकरी को नहीं दौरे। नौकरी किन दौरे भाई, नौकरी उन दौरे भाई जिन रात काली करी है आपकी, मेहनत करिए। ये परसेंटेज चैप्टर है ना दोस्तों, ये चैप्टर आपका कम से कम भी इसमें 150 प्लस सवाल होंगे, मेरे ख्याल से 300 असल में, 200 250 तो हैं। ठीक है, तो इतने सवाल जब आप निकाल दोगे ना, तब जाके आपका यो लगा दो कि कोई भी परसेंटेज का सवाल आ जाए आप अटकोगे नहीं। और इतने सवाल को निकालने में अगर आप डेडिकेटेड काम करोगे, डेडिकेटेड, तो 2 रात से ज़्यादा नहीं लगेगी। ठीक है, 2 रात मैथ पढ़ना है दोस्तों, रात में अकेले बैठ के मैथ पढ़ना सबसे बेस्ट तरीका है मैथ पढ़ने का। आगे चलते हैं। 1/7, 14 से ही 2/7, 1/8, 12 से ही 1/2, 20%, 1/5। इनमें से अगर दोस्तों देखो आपको होगी इतने सारे को याद रखना, इनमें तो अगर आपने गणे नहीं है तो नू लगा लियो आप, कम से कम भी 10-15 तो याद होना चाहिए यार। ठीक है, मेन मेन है ये तो, जमा मेन। 20% 1/5, 25% 1/4, उल्टा हो गया उसका सारा। 80 का 4/5, 75 का 3/4, ये रटने पड़ेंगे दोस्तों हर रोज, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दें, सिर्फ 5 मिनट, 3 दिन में याद हो जाएंगे। 3 दिन आप लिख लिख के देख लोगे ना, तो याद हो जाएंगे, कोई इतनी मोटी कहानी को नहीं। ठीक है, 3 दिन भी मैंने बता दिया। अर्जुन भाई यार याद है वो, आगे चलो भाई। ये हमारा पहला सवाल है, इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी इज वट परसेंट लेस देन ए। आपको मैं 10 से 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इस सवाल को करिए। टाइम शुरू हो चुका है भैया। हो गया टाइम ओवर, 10 सेकंड हो चुके हैं। इतना ही टाइम मिलेगा दोस्तों पेपर में, 20 सेकंड मात्र एक सवाल को करने में, और यहाँ के 15 सेकंड वहाँ के 20 सेकंड के बराबर है। ये समझ के तैयारी करो। चलो इस सवाल को करके देखते हैं। ये कहता है दोस्तों, इनकम ऑफ ए इज 25%। इसको दो तरीके से करेंगे दोस्तों। एक तो आप एक देसी तरीका, जो बेसिक तरीका है उससे करके देखेंगे, समझेंगे इसको उस कंसेप्ट से। ठीक है, ये कहता है इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए की इनकम है वो 25% ज़्यादा है बी की इनकम से। मान लो बी की इनकम 100 है। ठीक है, 100 का 25% देखो, इनकम ए की बी से 25% ज़्यादा है, तो ए की इनकम होगी 125। मान गए ये बात, आगे समझ में आया बात। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। बी की इनकम से ए की इनकम 25% ज़्यादा है। ठीक है, देन बी इज वट परसेंट लेस देन ए। ये कह रहा है कि बी की इनकम, अरे यार अब ये कहता है कि इनकम ऑफ बी इज वट परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितने प्रतिशत कम है। तो बताओ भाई कितने प्रतिशत कम है, कैसे निकालेंगे। देखो, बी की इनकम पूछ रखी है इसने, बी की इनकम कितनी कम है, कितनी कम दिख रही है आपको। मान लो ए की इनकम 125, बी की इनकम 100, तो कितनी कम है, 25 कम है। दिख रहा है ये 25 कम है, तो 25 लिख दो, 25 कम है। लेस देन ए किससे कम है,
किससे निकालनी है? एक ही इनकम से कितनी कम है, तो 125 लिख दो बटे में। एक ही इनकम से कितनी कम है? 25 कम है भाई एक ही इनकम से, और गुणा में 100 कर दो, बस हो गया सवाल। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5 दूनी 10, जीरो, तो ये आ गया 20, 20% उत्तर आ गया। ये देखो, ये आ गया 20%। इसने कैसे करा? 2 लाइन में, देखो ये कैसे हो गया 2 लाइन में। अब ये देखो, इस 25% को है ना भाइयों, इसने क्या किया, एक बार हम थोड़ी क्लियर कर लूँ उसको। इस 25% को इसने क्या लिख दिया, 25% को क्या लिख सकते हैं? 25% को लिख सकते हैं भाई, 25% को लिख सकते हैं हम 25 भाग में 100 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 25 भाग में 100 लिख सकते हैं, परसेंटेज हटा के 100 कर दिया। अब देखो, अब इस 25 भाग में 100 को काटो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 आ गया। इस बात का क्या मतलब है दोस्तों, कि जो इनकम है वो क्या हो रही है, अब अभी इसमें ये 4 इनकम है दोस्तों, ये आ गई आपकी बी की इनकम, ये देखो 4 लिख दी इसमें, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ा क्यों? 4 और 1 5 कर दिया। मतलब क्या है इस बात का, कि 4 और 1 5 क्यों कर दिया? क्योंकि 25% कम थी, सॉरी, ए इनकम इज 25% मोर देन दैट होगी, ए की इनकम 25% ज़्यादा है, ठीक है ना। इनकम कितनी होगी? 4 से 5 होगी, 4 इनकम थी बी की, 4 से 5 हो रही है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 5 में 4 गए 1, ठीक है। परसेंटेज ऑफ बी, बी की इनकम कितनी कम है ए से, तो 5 से 4 गया 1, 1/5, या एक ही इनकम दी थी 5, गुणा में 100 कर दिया, तो ये आ गया 20%। रेशो निकाला ये, रेशो निकाल दिया इसका, ये रेशो के तरीके से सॉल्व किया। 25% को 25/100 लिख दिया, ठीक है। 25/100 लिखने का मतलब हो गया इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है। इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, 25% ए की इनकम ज़्यादा है बी से, तो यहाँ से ये आपका सॉल्व होके आ गया। समझ में आ गया भाई? समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट कर देना भाई नहीं आया, और अगर नहीं आया तो इस तरीके से कर लेना, वो पहले तरीका था जो दिखाया था ना, कि भाई ए की इनकम 25% ज़्यादा है बी की इनकम से, बी की इनकम मान ली 100, ए की इनकम मान ली 125, कितनी ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है, किससे 25 ज़्यादा है? क्या निकालना था? देन बी इज वट परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए, बी कितना कम है ए से, तो कितना कम है? 25 कम है, किससे? 125 से, गुणा में 100, आ गया 20%, ठीक है। अगला सवाल देखो, इनकम ऑफ ए इज 33 से 1/3% मोर देन दैट ऑफ बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन। करो भाई, खुद करो, सोचो, और जो पहला तरीका जिसको समझ में आया वो पहले तरीके से करो, जिसको ये वाला तरीका समझ में आया है इस तरीके से करो। दे दिया आपको टाइम, 20 सेकंड का दे दिया। ये तरीका आया क्या समझ में? किसी को ना आया हो तो बताओ। एक तो लाइव क्लास लेनी पड़ेगा, लाइव क्लास नहीं हो तो देखो, चलो मैं आपको ये वाला तरीका दोबारा बता देता हूँ एक बार, ताकि आप ये वाला भी कर सको, ठीक है। एक बार दोबारा बता देते हैं। क्या था इसके अंदर, मान लो, देखो इसको एक तरीके से करते हैं। मान लो 25% दे रखा है, 25% का मतलब क्या? इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, बी की इनकम से ए की इनकम 25% ज़्यादा है। सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लो ए की इनकम 100 है, तो बी की इनकम है कितनी? मोर देन दैट ऑफ बी, बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम कितनी है? 125, है या नहीं? ये बात समझ में आ गई क्या सब? अब इसको काट दो आप सीधा सीधा, देखो 5 दूनी 10, 25 पे काटो इसमें सीधा, 25 चौके 100, और 25 पंजे 125, आ गया 5/4 आ गया, यही निकाला है इसने। आ गया समझ में?
ई देखो, परसेंटेज ऑफ बी क्या निकालना है, देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। बी कितने परसेंट कम है ए से। ए अगर 5 है, बी अगर 4 है, तो कितना कम है बी। बी एक कम है एक कम। एक लिख दो बटा किस से कम है एक, किससे निकालना है, 5 से। 5 से एक कम है जी, गुणा में 100 कर दो, आ जाएगा आपका 20%। अगर इसमें क्या करें, 5 आपने याद ही कराया है, कितना 20% होता है जी। आई होप अब सबको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब दूसरा सवाल देखना, उस हिसाब से करेंगे। अब ये देखो, इनकम ऑफ एज 33 सही 1/3। पहले तो इसको ठीक कर लो। 33 दिए, 3 दिए 9, 3 दिए 9, 99 और एक 100। आता है ये तो करना। कई बच्चों को ये भी नहीं आता, मैथ वाले बच्चों को, मतलब जो सारा दिन हरियाणा जीके पढ़े रहे। देखो 33 को 3 से गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो 33 सही, 3 दिए 9, 33 को 3 से गुणा करो, 3 दिए 9, 3 दिए 9, 99 और एक जोड़ दो इसमें, कितना आ गया 100। 100 बटा में 3, 100 बटा में 3 आ गया। ये भी वो परसेंट था इसके साथ में, ये बताया था परसेंट जब भी लाग रहा हो उसने बटन ले जाओ खोलन खातर। ठीक है, ये भी 100 से 100 ने काट दो, काट दिया, कितना आ गया 1/3 आ गया। इसका क्या मतलब है 1/3 का। देखो, इनकम ऑफ ए इज 1:3 आ गया दोस्तों। ठीक है ना, इनकम ऑफ ए इज 33 सही 1/3 मोर देन दैट ऑफ बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ। इनकम जो है ए की 33 पॉइंट, वही सेम सवाल है बिल्कुल ए की, अब उसमें पहले 25 था, इसमें आ गया 33 सही 1/3, बस इतना सा फर्क। बताओ, इनकम ऑफ ए इज 33 सही 1/3% मोर देन दैट ऑफ बी। बी की इनकम मान लो कितनी है, बी की इनकम मान लो 100 है, तो ए की इनकम कितनी है 33 सही 1/3, यानी कि कितना निकाला था अपने ने 100/3। 100/3 जमा में कितना, ए की इनकम इज 33 सही 1/3 मोर देन दैट ऑफ बी की इनकम 100 है, तो 100 जमा में 33 100/3, तो ये आ गया आपका 200/3। मानते हो, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ। इसको सॉल्यूशन से दिखा देता हूँ। जो ये 1/3 निकाल दिया आपने, 1/3 जो निकाला आपने, इसका मतलब क्या है कि जो बी की इनकम है वो आ गया आपके पास 3। 3 33 से 1/3 कितना है, मतलब एक 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 हिस्सा इसका, एक हिस्सा कितना है, एक ज़्यादा हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 4:3 लिख सकते हैं आप इसको। लिख सकते हैं क्या भाई, समझ में आ रहा है। 4:3 लिख सकते हैं आप इसको। कैसे लिख सकते हैं, सेम वही तरीका अपना लो सेम। अगर इसमें स्टेप में करोगे तो देखो, 33 सही 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3 होता है, ये अपने ने याद भी किया है। मान लो ए की इनकम इज 33 सही 1/3% मोर देन दैट ऑफ बी। बी की इनकम 1 है, तो ए की इनकम 1/3 ज़्यादा है ए से, बी से सॉरी, बी से 1/3 ज़्यादा है। इसका मतलब हो गया कि 1/3 जमा में 1 हो गया। ये किसकी इनकम होगी, ये होगी आपकी ए की इनकम। ए की इनकम कितनी होगी 1/3 जमा में 1। अब इसका एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ गया। एलसीएम लेना भी नहीं आओ भैया ने, ये देखो भाई, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो पहले इसको 1 से डिवाइड करो, 1 दिए 3, 1 एकम 1, बस ये भी कितने कम, ये एलसीएम इसका 3 से करोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम सॉरी 1 का 1 ऐसे रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा में 1, तो कितना आ गया 3 एकम 3, ये याद होगा बचपन में कराया था। 3 से 3 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, उस 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 एकम 1 जमा 1 को 3 से डिवाइड करोगे, इस 1 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 दिए 3, ठीक है, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3, 1 दिए 3, और 3 जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 3 एकम 3, तो 3 और 1 4/3 आ गया दोस्तों, 4/3। ये भी 4/3 का क्या मतलब है। अब ये देखो, अपने ने ए की इनकम कितनी मानी थी, 1 मानी थी, सॉरी बी की इनकम 1 मानी थी,
तो अभी आ गया आपका 4/3। क्या आ गया? 4/3। और रेशो 1 आने दिए। इस 3 को इधर ले जाओ। 4/3 यही तो लिख रहे हैं। 4/3। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये 4 जो आया है ये आई है ए की इनकम, और ये 3 आई है बी की इनकम। ठीक है। अब ये कहता है कि देन द इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। ए से बी की इनकम कितनी कम है? कितनी कम है भाई? 1 कम है, तो 1 लिख दो। बटा में किस तक कम है? 1। 4 तक कम है। गुणा में 100। 4 एकम 25 चौक 100। 25% उत्तर। आगे समझ में आई या नहीं? ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक से बता दिया आपको, इससे आसान कोई तरीका नहीं है इसको समझने का। चलो ये सवाल आपका होमवर्क के अंदर है। ठीक है, ये सवाल हम होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। इनकम ऑफ ए इज 16 से 2/3 लेस देन इनकम ऑफ बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन इनकम ऑफ ए। ठीक है भाई, ये सवाल आप होमवर्क में करेंगे। होमवर्क आप वहाँ से इसकी पीडीएफ चाहो तो डाउनलोड कर लेना। इसकी पूरी पीडीएफ है दोस्तों ये हमारे पास। ठीक है, ये देखो 81 पेज है ये। 81 पेज की, और 160 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 160 क्वेश्चन करेंगे हम फटाफट फटाफट। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, आज हमने बहुत स्लो चले हैं जानबूझ के, ताकि पहला दिन था। ठीक है, एक बार बच्चों को पता लग जाए कि कैसे पढ़ाई होगी यहाँ पे। ठीक है, बहुत स्लो था आज का। तो नालायक से नालायक बच्चा जो अपने आप को मानता हो कि भाई मेरे को तो मैथ में दाने दिए पास होने होगा, तो वो भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकता है। ठीक है, ये कुछ सवाल थे जो आपको करवा दिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैथ का आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब शुरुआत करेंगे हम दूसरे टॉपिक की, हरियाणा जी के। ठीक है, ओके दोस्तों, अलविदा, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका मन करता हो तो करते हैं। ठीक है भाई। किरिस का गाना सुना क्या? अरे भाई तू ये गाना सुनता रह जाएगा और सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। ठीक है, राम राम भाई सारा ने, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HSSC CET टॉपर्स 2025 पे। आ जाओ भाई, सारे के सारे जुड़ जाओ। तो दोस्तों, आज हम लेके आ चुके हैं आपके पास दूसरी क्लास हमारी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। जो बैच आपको ऑनलाइन 700 रुपये, 750 रुपये और 800 रुपये दे के मिलेगा मोहित पुनिया का जॉब्स टारगेट चैनल से हरियाणा जीके करने के लिए, वही सारा डाटा हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि भाई हमने ली पढ़ उस पर, पढ़ ली तो भाई हम सोचा था हमने पढ़ा दे। दूसरा भाई, हम भी सोच रहे हैं कि मेरा ये भर्ती कद काटेंगे, तो हमारे वर्ग के भाई भी जिनके हाथ थोड़ा बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं सीटी में, परी में, तो एक बी रास्ता, प्लान बी समझ के एक ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। ठीक है, जिस पर फ्री कोचिंग, फ्री नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। ग्रुप डी की तैयारी बेहतरीन हो सकती है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आए तो। शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना टाइम गवाए। मोहित पुनिया का बैच ले लियो दोस्तों, चाहो तो। उसमें आपने 1 घंटे की क्लास मिलेगी और आधा घंटे की बकवास मिलेगी। उस 1 घंटे में पढ़ा होगा आधा घंटे वो। लोग लेते हैं उसकी क्लास क्योंकि वो याद करवा देता है चीज़ों को। ठीक है, इसीलिए वो चढ़ रहा है छोरा। उसकी ट्रिक है, उसने बना रखी है चीज़ों को याद करने के लिए। थोड़ी बहुत एक्टिंग करा है, बांध रहा है, उछला है, तो वह वीडियो हिट हो जाए, लाइक हो जाए, बड़का ना अच्छी लगे, वो याद भी हो जाए चीज़। हम दोस्तों क्या करेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और हमारा टाइम कीमती है। ठीक है, बस ये आपके 2 मिनट 3 मिनट लिए हैं, ये फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करेंगे। ये हरियाणा जीके का अगर कोई भी बच्चा कोर्स लेता है मोहित पुनिया का, तो वहाँ पे आपको ये दूसरी तीसरी क्लास में मिल जाएगा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो ये नोट्स हैं, ये बना रखे हैं, तो ये आप देख लीजिए। हरियाणा में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो दोस्तों इसका जवाब आएगा 3 बार लगा है। सीधा सवाल यही आता है कि हरियाणा में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार। ये बात सभी को पता है। इसके बाद में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था? पहला राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों 1967 में। 66 में दोस्तों अपना देश, अपना हरियाणा आज़ाद हो गया था, पंजाब से हो गया था। ये देखो, ये ट्रिक बना रखी थी जो उसने चैनल पे भी दे रखी है आपके, उसने 1 नवंबर 1966 को हो गया आज़ाद। क्या हो गया? अपना हरियाणा का गठन हो गया।
ठीक है, इससे अगले ही साल अगली ये डेट, जैसे 1 तारीख से कर दो 2 तारीख, और 1966 से कर दो 1967, हो जाएगा याद। 2 नवंबर 1967 को राष्ट्रपति शासन लग गया था। ठीक है, कब तक रहा था भाई, ये रहा अगले साल तक। पहला तो याद रखो अगला साल, 67 पे ले जाओ डेट में 68 तक, 68 तक होगी डेट याद, 1 साल लग रहा। ठीक है ना, 202 दिन का शासन था ये। देखो, ये भी 200 दिन, 202 दिन, दो 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 दो, ये कितनी बार आ दिया, तो ये याद हो जाएगा 22, 22 मई। ठीक है, 22, 22 तो याद रख लो, 22 मई, 22 मई। ठीक है, 22 मई, 22 मई 1968। ठीक है, याद हो गया। 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ, 2 नवंबर 1967 को राष्ट्रपति शासन की शुरुआत हो गई थी, पहले राष्ट्रपति शासन की, और 22 मई 1968 तक चला था। ठीक है, थोड़ा और याद रखना हो तो कि भाई गर्मियों तक चला था। ठीक है, मई में जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो गर्मियों तक चला था, ये भी याद रख सकते हो। अच्छा, हरियाणा के इतिहास का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन पूछ लिया जाता है दोस्तों, कौन सा था, तो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन यही था। कौन सा, पहला राष्ट्रपति शासन हरियाणा के इतिहास का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। इसके बाद में हरियाणा के राज्यपाल कौन थे भाई उस टाइम पे, तो हरियाणा के राज्यपाल थे उस टाइम पे BN चक्रवर्ती। अब याद कैसे रखोगे दोस्तों, इसको याद रखेंगे चक्कर से। ठीक है, ट्रिक क्या है इसकी, इसकी ट्रिक है इसको याद रखने की कि भाई पहली बार अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो हरियाणा का जो गवर्नर था उसका भी दिमाग चकरा जाएगा। क्या हो जाएगा, हरियाणा के गवर्नर का दिमाग चकरा जाएगा। ये ट्रिक है दोस्तों, चक्कर से याद रख लेना, चकराना, गवर्नर का दिमाग चकरा जाएगा। तो पहला गवर्नर कौन था उस टाइम पे, सॉरी गवर्नर कौन था उस टाइम पे, BN चक्रवर्ती। इसके बाद में पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान, हरियाणा के पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन कौन था ये पूछ लिया। तो प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, जो इंदिरा गांधी थी ना भाई, आपको पता है सबसे घमंडी क्या थी, घमंडी थी। याद रखेंगे कैसे, ये इंदिरा गांधी थी जो घमंडी थी। हो गया, बोली बोली लगवा दो मैं आप संभाल लूँ, के संभाल लूंगी, राष्ट्रपति शासन लगा दो मैं आप संभाल लूँ। कौन बोली, इंदिरा गांधी बोली। कौन थी वो, प्रधानमंत्री थी। कब थी, पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। ठीक है, उस अब ये सवाल आता है कि हरियाणा में पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति कौन था भारत का, भारत का राष्ट्रपति कौन था, अगर ये पूछ ले तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, कौन था, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति था। कौन था, जाकिर हुसैन। कैसे याद रखेंगे, किसको याद रखेंगे, इसको याद रखने के लिए आप याद रखो हुसैन, हुसैन थे, क्या बन गया हुसन, हुसन, क्या बोला हुसन। तो राष्ट्रपति शासन जब लगा, तो राष्ट्रपति शासन तो राष्ट्रपति देखेगा, शासन किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। तो जाकिर हुसैन ने बोला इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी जो कह रही थी लगा दो राष्ट्रपति शासन मैं संभाल दूंगी, उसको जाकिर हुसैन बोला कि तू जा, जाके तेरा हुसन संभाल, मैं देख लूंगा आपके राष्ट्रपति शासन को। क्या बोला, जाकिर हुसैन क्या बोला, बोला तू जा, तेरा जाके हुसन संभाल, मैं आप देख लूंगा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, एक थोड़ा सा बस कैमरा एडजस्ट कर दो दोस्तों, गड़बड़ सी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ थे हम, जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति कौन था, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन क्या बोला कि तू इंदिरा गांधी का हुसन संभाल, इंदिरा गांधी बोली मैं संभाल दूंगी, तो हम राष्ट्रपति शासन चला दो। तो जाकिर हुसैन बोला इंदिरा गांधी तू तेरा जाके हुसन संभाल। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो जाकिर हुसैन राष्ट्रपति था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा, तो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा दोस्तों, पहला कब लगा था, 67 में। कब, 67 में। इसमें 10 जोड़ दो, 10 साल बाद, 10 जोड़ें कितना आ जाएगा, 1977। ठीक है, अब ये देखो 1977 के बाद, अब एक याद रखो, अप्रैल। ठीक है, कैसे याद रखोगे, ये सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन है। दूसरा राष्ट्रपति शासन मात्र 52 दिन चला था। ठीक है, तो जो चीज जमा छोटी हुई, मतलब राष्ट्रपति शासन लगाया और हटा दिया, एक टाइप से क्या बना दिया आपने, पागल ही बनाया, लगा दिया और हटा दिया 10 साल बाद, वो भी तो पागल बनाया आपने को। तो कैसे याद रखोगे इस चीज को, एक तो ये भी याद रखना दोस्तों, 10 साल बाद लगा था, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, 10 साल बाद लगा था। दूसरी बात कि जैसे इसको याद रखोगे अप्रैल से, 30 अप्रैल 1977। ठीक है, 30 अप्रैल, 30 को याद रख लो दोस्तों, जैसे 30, 30 का मतलब क्या होता है, प्यास। ठीक है, इनका प्यास थी, 10 साल हो गए थे, मैं कौन लग गया था राष्ट्रपति शासन, इनका 30 लाग रही थी लुटन की, हरियाणा थी, तो इनके 30 लाग रही थी। ठीक है, और पागल बनाई थी, पागल बनाई थी 10 साल बाद, 77 में 30 लाग रही थी। अप्रैल, 30 अप्रैल, अप्रैल से याद रख लो अप्रैल फूल। ठीक है, अप्रैल फूल, और 1977 घंटे। ठीक है, इसके बाद ये जिस दिन लगा था, कब तक लगा था, तो भाई साहब ये लगा था आपका, पहला लगा था 22 मई, इसी का 22 उठा लो,
22 का 22 मई था, मई से एक महीना आगे तो कितना, जून, 22 जून 1977 तक, उसी साल के अंदर मात्र 52 लिखा था। जो आई होप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद में सबसे ये पूछा जाता है सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन कौन सा था। सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन दूसरा राष्ट्रपति शासन था, जो सबसे छोटा था। कितने दिन चला, 52 दिन चला। ठीक है, इस अब ये पूछा जाता है इस समय पे राज्यपाल कौन थे दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान। हरियाणा के राज्यपाल कौन थे। तो भाई देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है। इसको याद करने का तरीका है कि कोई राष्ट्रपति शासन 52 दिन चला, यानी कि जब थोड़े टाइम तक, तो थोड़े टाइम तक तो सुख की ये बात है, या तो क्या की बात है, सुख की। तो राज्यपाल कौन हो जाएगा इस टाइम पे, जय सुखलाल। ठीक है, जय सुखलाल। ये प्रधानमंत्री कौन था इस टाइम पे, तो इस टाइम पे प्रधानमंत्री था भाई मोरारजी देसाई। ठीक है, देसाई को कैसे याद रखोगे, मोरारजी देसाई को, कि देसाई से याद रख लो, देसाई का बंडल आया है। ठीक है, अब देसाई का बंडल आया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम पे, मोरारजी देसाई। राष्ट्रपति कौन था, बी डी जत्ती। बी डी से याद रख लो, बीडी। देसाई से याद रख लो, देसाई की बीड़ी। देसाई की बीड़ी ये दिया करे, सुख दिया करे, या तो यूं याद रख लो, बीड़ी पीवा तो मुझे तो आओ भाई। ठीक है, जाओ भाई पीओ, मैं तो दे रहा है। अच्छा, एक दूसरी ट्रिक क्या है इसकी, इस तरह से भी याद रख सकते हैं इसको। देखो, जो राज्यपाल है उसको क्या चाहिए, सुख चाहिए। ठीक है, तो सुख से बन गया सुखलाल। ठीक है, जमा सुखी सूखे चाहिए, 52 दिन लग राष्ट्रपति शासन रहा, उसका काम खत्म हो गया, राज्यपाल के अंदर पावर आ जाएगा, राष्ट्रपति शासन डाल के। तो राज्यपाल ने 52 दिन लग राष्ट्रपति शासन मिला, सुख की बात उसको आता है तो सुखलाल। कम टाइम तक काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब 52 दिन जमा कम होगा, थोड़ी सी देर में बीड़ी का बन रहा है, देसाई का पी के टाइम पास कर लो थोड़ी सी देर। ठीक है, तो टाइम पास कर लो अपना, बीडी बीडी से बीडी जत्थी। ठीक है, देसाई से मुरारजी देसाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी बीडी का लॉजिक लगा लियो, इसमें बीडी का लॉजिक लगा लियो, थोड़ा सा टाइम है, बीडी पी के टाइम पास करना है, थोड़े सा टाइम, 52 दिन, सुखलाल। ठीक है, आई होप हो गया होगा ये क्लियर। अब देखो, हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा। हरियाणा में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों 6 अप्रैल 1991। ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखो 6 अप्रैल 1991, तीन का मल्टीपल तीसरा। देखो, तीन जो है ये तीन का मल्टीपल है, तीसरा लागेगा तो ये जो 6 है जो तीन का मल्टीपल है, 6 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 6 याद रख लो। ठीक है, ये 1991, 1991 को कैसे याद रखोगे, इसको भी ऐसे ही याद रखो, ये 91 है, 9 9, तो ये तीन का मल्टीपल चाल पड़ेगा। ठीक है ना, और इस 22 ने याद कर रखोगे, इसमें 23 ने ऊपर याद रखोगे, 22 था पिछला। ठीक है, खत्म होना तो 22 22 से चल रहा था, इब का वो 23 हो जाएगा, क्योंकि वो तीसरा है तो 23 हो जाएगा। वो याद रखो चीज थी। एक महीना जंप करवा दो, पिछली बार भी एक महीना जंप करवाया था, मई से जून जब एंड हुआ था, और इब का भी। ठीक है, और साल हुए रखो इसमें भी, पिछली बार में भी साल हुए, बस पहले पहले नंबर लगा साल। ठीक है, 67 68 हुआ था, अब पिछले में 77 77, इब का भी 91 था, 91 अप्रैल से लेके जुलाई लग जाता है। कै दिन का था यो, 108 दिन का था भाई। कै दिन का था, 108 दिन का था। तो कैसे याद रखेंगे, इसके अंदर भी वही सवाल आया है कि तीसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान हरियाणा का राज्यपाल कौन था। तो उस टाइम पर कौन था, धनिक लाल मंडल। याद कैसे रखेंगे, कि भाई बहुत धन कमाया, आखिरी राष्ट्रपति शासन है, जितना धन कमाना है कमा लो, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा, लास्ट राष्ट्रपति शासन है, वो कमा लो धन जितना कमाना। इसके बाद में प्रधानमंत्री, इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन था, तो इस टाइम पर फिर प्रधानमंत्री था भाई पीवी नरसिम्हा राव। इसको कैसे याद रखोगे, कि भाई नर और सिंह, सिम्हा से सिंह, नर से नर, तो नर की भी पावर है और सिंह की भी पावर है। तो जिसके द्वारा नर की पावर है और सिंह की पावर है, तो वो धन की कमी तो रहने कौन देगा, तो धन की कमी कौन रहने दे, तो धन की कमी से हो गया धनिक लाल। और आपका पीवी नरसिम्हा राव पावर से हो गया पीवी नरसिम्हा राव, नर की पावर और सिंह की पावर, पावर से प्रधानमंत्री के पास पावर होती है। ठीक है, लगा दो राष्ट्रपति शासन बोले, धन की कमी रही रहेगी, राष्ट्रपति शासन है, बहुत धन कमाना है। ठीक है, कोई धन की कमी नहीं रहेगी, तो लगाओ राष्ट्रपति शासन तीसरा। अब तीसरी बात, कि राष्ट्रपति कौन था इस टाइम पे, तो इस टाइम पे राष्ट्रपति था आर वेंकट रमन। कैसे याद रखोगे, इसको याद रखोगे, जो आर वेंकट रमन है, ये बोला, क्या बोला, कि र बालकों मन में ना रखो, रमन, र मन। ठीक है, रह तो बन गया रे बालक, मन में ना रख। ठीक है ना, मन में ना रख, अरे मन में ना रख, राष्ट्रपति तू है कि मैं हूँ। ठीक है, ये क्या बोला, धमका दिया इसने नरसिम्हा राव, आर वेंकट रमन ने बोला तू राष्ट्रपति है कि मैं हूँ,
है, पावर तेरे तो रहेगा, मेरे तो रहे। तो यहाँ से आप राष्ट्रपति को याद रख सकते हो, कौन था, आर वेंकट रमन। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास। हमारा एक टॉपिक राष्ट्रपति शासन खत्म हो चुका है। होप करता हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा। ये आपको 750 से 800 रुपये में जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मैंने ये क्लास 20 मिनट में खत्म कर दी है, वो भाई आपको 1 घंटे तक पढ़ाएगा सेम चीज़। ठीक है, और ऐसे ही डेली हम ऐसे ही 20-20 30-30 मिनट में हमारा एक एक टॉपिक खत्म करते जाएंगे, जो जो उसने अपने बैच के अंदर हरियाणा चिक्के का कई कई घंटों में पढ़ा रखा है। ठीक है, एक्टिंग कर करके वो बीच में कमेंट भी पढ़ता है और सारी बात है। ठीक है, तो अपने को क्या लेना देना, अपन मैं किसी की कोई वो नहीं कर रहा यहाँ, चुगली उगली कुछ नहीं, अपना भाई है, देखो चलो जो भी है। ठीक है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि भाई अपने बैच में क्या बढ़िया है। ठीक है, तो आप अपना देख लेना, बैच बूच तो क्या है अपना। ठीक है, बस पढ़ा दिया, देख लेना। ठीक है भाई, ठीक है, इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय सिया राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। सारी चीज़ है अपनी जगह, लेकिन जो बीजेपी कर रही है अपने देश के साथ, वो ठीक नहीं है। किसी रेपिस्ट को छोड़ देना बहुत गलत है, और एक सोनम वांगचू जैसे इंसान को झूठे केस के अंदर पकड़ के रखना, उसकी बेल भी नहीं हो रही, वो बहुत गलत है। ऐसा देश बन चुका है हमारा, भर्तियां भी जगह भर्ती होनी होगी। देखा जाओ तो यह सरकार कैंड में तो बोला हमने इतनी भर्ती ले ली, लेकिन अगर कोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो 2018 से लेके आज तक 2026 तक एक भी भर्ती आपकी सक्सेसफुल नहीं है कि ये भाई ठीक हो रही है या भर्ती, हर भर्ती को ऊपर केस। तो क्या फायदा है फिर ऐसी भर्तियों का, उनके ऊपर सुई टंगी हुई है हर टाइम। जो बालक लाग रहे हैं उन्हें का भरोसा को नहीं, दे दिए 5-5 नंबर, हटा दिए 5-5 नंबर। क्यों? इनका बाप का राज है, जो मनमा वो करे। जब खट्टर का अगर सारे रोए थे, जी इसको क्वालिफाई कर दो, जी ये 5 नंबर ना दो, जी ऐसे कर लो वैसे कर लो, के बोले आयो, बोला कोर्ट के थ्रू आना। क्यों? यो ही काम रहेगा बड़ा, कोर्ट के चक्कर काटते रहो, आगे भर्ती कैंसिल करवाते रहो। फिर ये क्या कहते हैं, विधानसभा में बोलते हैं कि ये तो जी भर्ती रोको गैंग चला रखी है? भर्ती रोको गैंग चला रखी है? कौन सी हवा भर्ती रोको गैंग? भर्ती रोको गैंग कोई नहीं है, भर्ती रोको सरकार है ये बीजेपी। ठीक है, जुमलेबाज सरकार है, झूठी सरकार है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।